नमस्कार विद्यार्थियों, मनीष कुमार शर्मा सामान्य विज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रतिरक्षा तंत्र शुरू किया था, इम्यूनिटी सिस्टम, और उसमें हमने बात की थी इम्यूनिटी क्या होती है, की थी या नहीं की थी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट पे है, हर बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, कि प्रतिरक्षा है जो इम्यूनिटी है वो अपने मानव शरीर में 2 प्रकार की होती है। एक वो प्रतिरक्षा जो जन्म के दौरान मेरे शरीर में होगी, जो 4 टाइप की थी, शारीरिक अवरोध, कायिकी अवरोध, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइन प्रभाव। और एक वह प्रतिरक्षा जिसको मैं जन्म के बाद ग्रहण करूंगा, जो 2 प्रकार की थी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय है कि जब मेरे को प्रतिजन ही दिए जाएंगे, मेरे को रोगजनक ही दिए जा रहे हैं निष्क्रिय अवस्था में। और निष्क्रिय में बताया था आपको कि इसमें मेरे को क्या देंगे, एंटीबॉडीज देंगे, प्रतिरक्षी देंगे। फिर बताया था आपको सक्रिय की क्या विशेषता है, निष्क्रिय की क्या विशेषता है, इन सभी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र मैंने कहा था कि मैं रोग शुरू करवा सकता हूं आपको मेरे दोस्तों, लेकिन समस्या क्या है कि हमें पहले पता तो होना चाहिए कि रोग का बैकग्राउंड क्या है। कि सीधे अपने रोग शुरू कर दे, ये लो जी कवक जनित रोग, ये लो जी विषाणु जनित रोग, ये लो जी बैक्टीरिया वाले, ये यौन संचरित वाले, मतलब नहीं है उनका। पहले अपने को पता तो होनी चाहिए इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं, 10-15 मिनट का रहा, फिर आज रोग शुरू कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आप सोच रहे होंगे 3-4 क्लासेस में बोल रहे हैं कि रोग शुरू करेंगे, रोग शुरू करेंगे, रोग तो आ ही नहीं रहे, तो आज आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रतिरक्षा तंत्र में हमने प्रतिरक्षा पढ़ ली है। अब प्रतिरक्षा तंत्र के अंग, ठीक है, कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, और उन अंगों को अपने एक स्पेशल नाम देते हैं, और उन अंगों को मित्रों कहा जाता है लिम्फोइड ऑर्गन, लसिकाभ अंग। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन या लसिकाभ अंग। ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं, समझ में आएगा आपके। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, कौन से अंग है, लसिकाभ अंग या लिम्फोइड ऑर्गन। क्या होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आपने कभी भूतकाल में पढ़ा होगा कि एक WBC होती है जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है, या उसके बारे में बोला जाता था कि यह प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करती है। और वो WBC आप सभी को पता होगी या नहीं पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। उस WBC का नाम था लिम्फोसाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं लसिकाणु। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, उनका परिपक्वन होता है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, और जहां पर उनकी प्रतिजन के साथ क्रिया होती है वो क्या कहलाते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन। सुनिएगा, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये आपको पता होंगे। एंटीजन जो रोग का कारण होता है, रोग का कारण होता है। जैसे मान लीजिए टाइफाइड रोग है, साल्मोनेला टाइफी, तो वो जो साल्मोनेला टाइफी है ना, वो क्या है, एंटीजन है। क्या है, एंटीजन। अब उसको मैं खत्म करने के लिए जो भी दवाई लूंगा, जो भी ड्रग्स लूंगा, वो क्या होंगे, एंटीबॉडीज। और एंटीजन को खत्म करता है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज है या प्रतिरक्षी है, वो प्रतिजन या एंटीजन को तभी खत्म करेगा जब वो पहले उसके साथ जुड़ेगा। जब तक प्रतिरक्षी प्रतिजन से जुड़ेगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे एंटीबॉडीज कितने ही ले लो, जब तक वो प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ नहीं जुड़ता, तब तक प्रतिजन नष्ट नहीं होता। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, लिम्फोइड ऑर्गन मैंने बताया कि जहां पर, बता दिया आपको कि जहां पर लसिकाणु या लिम्फोसाइट का निर्माण, परिपक्वन, संख्या में बढ़ोतरी और प्रतिजन के साथ जुड़ाव होता है, वो क्या कहलाते हैं,
लसीकाब अंग। लसीकाब अंग मैंने बताया आपको क्या होते हैं कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण, परिपक्वन, संख्या में वृद्धि और क्या होता है, प्रतिजन के साथ क्रिया, वो क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, लिम्फोइड ऑर्गन। सिर्फ इतनी बात याद रखनी कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण, परिपक्वन, संख्या में बढ़ोतरी, प्रचुरोद्भव, बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं जहां पे, और प्रतिजन के साथ क्रिया होगी, वो क्या कहलाएंगे, लिम्फोइड ऑर्गन। और आपको याद रखने हैं 2 प्रकार के होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक लसीकाभ अंग और द्वितीयक लसीकाभ अंग कौन से होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। आपको एग्जांपल्स है वो याद रखने पड़ेंगे, बताऊंगा क्या होते हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिम्फोइड जो ऑर्गन है, लसीकाभ अंग है, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक मैंने अभी बताया आपको, प्राथमिक लसीकाभ अंग, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एंड सेकंड आपको अभी बताया मैंने द्वितीयक लसीकाभ अंग, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या होते हैं, परिभाषा क्या होगी और कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। शुरुआत में मैंने क्या लिखा है, लसीकाभ अंग में जहां पर निर्माण और परिपक्वन होता है, और बाद में 2 बातें और बताई कि जहां पर संख्या में बढ़ोतरी होती है और प्रतिजन के साथ क्रिया होती है। यही बताया लिम्फोइड ऑर्गन की परिभाषा। अब ये होते कितने, 2, प्राथमिक और द्वितीयक। तो शुरू वाली 2 बातें इसको दे दो और बाद वाली 2 बातें इसको दे दो कि जहां पर निर्माण और परिपक्वन होता है ना, वो तो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी, और जहां पर संख्या में बढ़ोतरी और प्रतिजन के साथ क्रिया होगी, वो क्या सा होगा, सेकेंडरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे बात कर रहा हूं मैं प्राइमरी की। कौन सा, प्राइमरी। थोड़ा सा इसको बढ़ाते, प्राथमिक लसीकाभ अंग, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सिर्फ आपसे इसके उदाहरण पूछेगा। परिभाषा बता देता हूं कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन होता है ना, वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण और उनका परिपक्वन होगा, वो कौन से होंगे, प्राथमिक लसीकाभ अंग। क्लियर, कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण वह क्या होता है, परिपक्वन, पूर्ण रूप से निर्मित होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये होते हैं मित्रों 2 ही अपने शरीर में। कितने होते हैं, 2। पता होगा आपको 2 कौन कौन से होंगे। भूतकाल में अगर कभी बात की हो हमने थाइमस ग्रंथि में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक बताया था बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड बताया था आपको टी लिम्फोसाइट। बताया था ना, वहां पे एक बात भी की थी कि जहां पर इनका निर्माण होता है ना, उसी के आधार पर इनका नाम है कि बी लिम्फोसाइट मतलब बोन मैरो और टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस ग्लैंड। अब वो बी और टी क्यों लिखा था, तो मैंने कहा था कि जो जहां पर जिस लिम्फोसाइट का निर्माण होगा ना, उसको उसी का नाम दे दिया कि थाइमस में निर्माण होता है तो क्या बोल दिया जी, टी लिम्फोसाइट, और बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में अगर निर्माण हुआ तो क्या बोल दिया, बी लिम्फोसाइट। अब यहां पे बात आ रही है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मैंने क्या बोल दिया कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अब निर्माण कितने स्थानों पर होता है, 2 ही,
कहां पे? एक तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, प्रत्येक हड्डी पर जालनुमा संरचना पाई जाती है। और दूसरा आपको बता दिया कौन सी? थाइमस ग्रंथि। क्लियर है? अब वो अपने एक्स्ट्रा याद रख लें कि यहां पे कौन बनेगा? बी लिम्फोसाइट। हालांकि ये बात पीछे मैं बता चुका हूं। और यहां पर कौन बनेगा? बनेगा टी लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, तो आपको याद रखना प्राथमिक सिर्फ दो होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट के आधार पर थाइमस और अस्थि मज्जा। कोई समस्या? डेफिनेशन पता चली कि जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन होगा वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और कितने होते हैं? दो, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बड़े अगले पे, सेकेंडरी वाले पे बढ़ते हैं। सेकेंडरी पे प्राइमरी समझ में आया आपको? तो लो जी दूसरा। फिर दूसरा है द्वितीयक लिम्फोइड ऑर्गन। परिभाषा मैंने बता दी। होते कौन से? ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि जहां पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़े और साथ में प्रतिजन के साथ क्या हो? रिएक्शन, कि वे अंग। अब देखो सीधी सी बात है, थाइमस में और बोन मैरो में बनेंगे, परिपक्व होंगे, परिपक्व होने के बाद संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए कहीं और जाएंगे, और जहां पर जाएंगे वहीं पर क्या करेंगे? प्रतिजन के साथ क्रिया। कि जहां पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ती है तथा प्रतिजन के साथ क्रिया होती है वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। कि लिम्फोसाइट है क्या? एंटीबॉडीज तो है, और एंटीबॉडीज की प्रतिजन के साथ जहां पर रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। समझ में आई बात? जहां पर लिम्फोसाइट की संख्या, लिम्फोसाइट संख्या में वृद्धि व एंटीजन के साथ रिएक्शन होगी, प्रतिजन के साथ क्रिया होगी। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रतिजन तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके साथ एंटीबॉडी जुड़े ना। निर्माण हो गया, परिपक्व हो गया, संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जुड़ना भी जरूरी है एंटीजन के साथ। समझ गए बात? और ये ऑर्गन होते हैं 5। प्राइमरी तो 2 ही थे, सेकेंडरी कितने होते हैं? 5। 5 कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं, बताता हूं आपको। पहला प्लीहा, सिप्लिन जानते होंगे आप, आरबीसी का बुच्चड़ खाना। लसिका ग्रंथि, तीसरा परिशेषिका, बुल्लीफॉर्म अपेंडिक्स, कर्मीरूपी परिशेषिका होती है ना अपने पाचन तंत्र के अंदर, पाचन तंत्र की बड़ी आंत में, बुल्लीफॉर्म अपेंडिक्स, वो कौन सी है? सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। चौथा अपने ग्रहणी जो होती है ना उस पे परवल्य पाए जाते हैं छोटी आंत में, उनको कहते हैं पेयर पेच। कहां पर होते हैं? ग्रहणी के अंदर, उनको क्या कहते हैं? पेयर पेच। तो ये पेयर पेच है वो भी कौन से है? सेकेंडरी। 5वां और अंतिम, अपनी जो ये मुख गुहा बक्कल कैविटी है इसके अंत में, यहां पर गले के जस्ट मतलब जबड़े के नीचे, और यहां पर अपने फेरिंग्स पाई जाती है, ग्रसनी, उसके प्रारंभिक भाग में, मतलब मुख गुहा के अंत में और ग्रसनी से पहले अपने देखिए छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, टॉन्सिल्स बोलते हैं उसको। और टॉन्सिल्स भी क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। समझ में आई बात? क्या बोल रहा हूं मैं कि प्लीहा, लसिका ग्रंथि, कर्मीरूपी परिशेषिका, ग्रहणी के पैर पेच, मुख गुहा के अंत में तथा
ग्रसनी से पहले उपस्थित टॉन्सिल। ठीक है, मैं सीधा टॉन्सिल लिख सकता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टॉन्सिल होते कहां हैं, ये टॉन्सिल है वो होते कहां हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण अंग है मित्रों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली पुलिस वगैरह, रेलवे में ऐसे डीप क्वेश्चन आते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक 7 अंग है, 2 आपको याद रखने हैं प्राइमरी, और बाकी जो 5 बच गए वो क्या होंगे, सेकेंडरी। कोई समस्या? बढ़े आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं लास्ट प्रतिरक्षा तंत्र का टॉपिक है एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षा मॉलिक्यूल या प्रतिरक्षी अणु क्या होते हैं। प्रतिरक्षी अणु जो प्रतिजन को नष्ट करेंगे, और नष्ट कैसे करेंगे, प्रतिजन के साथ जुड़कर। क्लियर है? अब प्रतिरक्षी जो अणु हैं उनको कहते हैं आईजी। क्या कहते हैं मित्रों, आईजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रतिरक्षी अणु है वो अपनी रक्त की प्लाज्मा आपने पढ़ी होगी कभी, जो रक्त का 55% पार्ट है वो निर्माण करती है, उसका रक्त के 55% भाग का, उस 55% भाग में 6 से 8% प्रोटीन होती है, 3 प्रकार की, फाइब्रोनोजिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। वो ग्लोबुलिन है ना, वो इन प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो आई से बना इम्यूनो और जी से बना ग्लोबुलिन। समझ में आई बात कि प्रतिरक्षी अणु को क्या बोलते हैं, आईजी। आईजी का फुल फॉर्म क्या है, इम्यूनो ग्लोबुलिन। और आपको याद रखना है कि जो ये प्रतिरक्षी अणु है ना, ये क्या होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं। क्यों होते हैं, ये इसके कारण। प्रतिरक्षी अणु आपको बता दिया, क्या बोलेंगे इनको, आईजी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आई का मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनो प्रति रक्षा करने वाला है, जी का मतलब ग्लोबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, और ये होते हैं 5 प्रकार के, और पांचों के पांचों दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है। बड़े इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो, सिंपल सी बात है, 2 बातें बताइए, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। लो जी, पहला करते हैं, फिर करें पहला। पहला जो प्रतिरक्षी अणु है, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, उसको कहते हैं आईजीजी। इसका मतलब होता है गामा प्रतिरक्षी। पहला आईजीजी या गामा प्रतिरक्षी। हर प्रतिरक्षी अणु की एक दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, ये जो प्रतिरक्षी अणु है, मैंने कहा 5 प्रकार के होते हैं, उन 5 प्रकार में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रतिरक्षी अणु है वो कौन सा है, आईजीजी। गामा प्रतिरक्षी अणु है वो जितने भी प्रतिरक्षी अणु हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है, और ये लगभग शरीर में 75% अकेला होता है, कि 100 में से 75% ये एक होता है, बाकी 4 जो 25% है वो 4 होते हैं। समझ में आया? आपसे पूछ ले कौन सा प्रतिरक्षी अणु है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है शरीर में, आईजीजी। दूसरा काम, ये प्रतिरक्षी जो अणु है ना, वो बाकी जो 4 बचे उनकी प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, कि लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, कि हाँ तू लड़, मैं हूं ना, मेरी बहुत है संख्या, तू लड़, टेंशन फ्री होके लड़। यह कौन करवाता है, आईजीजी। अब ज्यादा है तो ये तो अपना वर्चस्व दिखाएगा। आपको ही पता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो प्रभावी होगा। संसद में देख लो, जो बीजेपी ज्यादा है तो प्रभाव है। अभी बिहार में इलेक्शन हुए, वहां पे भी मुख्य दल है तो उनका भी प्रभाव है।
जिसका संख्या ज्यादा होगा वो पावर में होगा, ठीक है। IgG 75% होता है अकेला, तो ये क्या करेगा, बाकियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। साथ में ये क्या करेगा, बाकी जो है ना उनकी एक प्रवृत्ति पाई जाती है भक्षण करने की। भक्षण का मतलब आप याद रखो मारने काटने की। ये कहते हैं हम हैं जिंदा तो आपको काहे की टेंशन है, मारिए काटिए खून खराबा कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बाकी जो है ना उनकी भक्षकाणु प्रवृत्ति को भी बढ़ा देता है। ये बाकी जो प्रतिरक्षी अणु हैं उनके भक्षकाणु प्रवृत्ति को भी बढ़ा देगा कि हम हैं, आप मारिए काटिए खून खराबा कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली, सबसे ज्यादा 75%। दूसरा, बाकी सभी की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और भक्षकाणु प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। समझ में बात? देखो लिख देता हूं, सबसे ज्यादा कितना, 75%। दूसरा, बाकी प्रतिरक्षी अणुओं की प्रतिरोधकता और साथ में क्या करेगा, भक्षकाणु प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ये 2 ही काम है। समझ में आए होंगे आपको कि संख्या में सबसे ज्यादा। दूसरी बात, बाकी जो प्रतिरक्षी अणु बचे उनकी क्या करेगा, प्रतिरोधकता और भक्षकाणु प्रवृत्ति को ये जो अणु है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बड़े अगले पे सारे इंपॉर्टेंट है, पंचों के पंचों, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सिंपल आप याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों 2 नंबर पे, ये हमेशा कैपिटल होता है, ध्यान रखना, छोटा लिख दोगे, ठीक है, स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल होगा। IgA मतलब अल्फा प्रतिरक्षी। इसकी विशेषताओं पे बात करते हैं तो सुनिएगा। इस प्रतिरक्षी को स्त्रावी प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्रावी मतलब निकलने वाला, समझ गए, सिक्रेशन होता है जिसका। अब स्त्रावी प्रतिरक्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उन पदार्थों में पाया जाता है या उन स्त्रावों में पाया जाता है जो किसी भाग से स्त्रावित होते हैं, कि जहां से मतलब वो पदार्थ जो कहीं से निकलेंगे और उनमें प्रतिरक्षा का गुण पाया जाएगा। जैसे मेरे आंख की आंसू में लाइसोजाइम है और आंख के आंसू निकल रहे हैं, स्त्रावित हो रहे हैं ना आंख से। तो आपसे पूछ ले आंसू में कौन सा प्रतिरक्षी अणु होगा, IgA। लार में कौन सा प्रतिरक्षी होगा, IgA। अमाशय के अम्ल में कौन सा प्रतिरक्षी अणु होगा, IgA। जनन मार्ग होता है जो वहां पर श्लेष्मा पाया जाता है, वहां पर कौन सा होगा, IgA, उसमें श्लेष्मा। मां के प्रथम दूध में कौन सा होगा, IgA। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि मां के प्रथम दूध में कौन सा प्रतिरक्षी अणु होता है, तो कौन सा होता है जी, IgA अल्फा प्रतिरक्षी। क्यों होता है, क्योंकि ये उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जो किसी से स्त्रावित होते हैं और जिनमें प्रतिरक्षा का गुण पाया जाता है। इतनी सी बात थी। आपसे पूछ ले सीधा कि स्त्रावी प्रतिरक्षी किसको कहते हैं, तो IgA को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जो किसी भाग से स्त्रावित होते हैं और प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। क्लियर, बड़े लिख देता हूं, लिख देते हैं जी। क्या है ये, स्त्रावी प्रतिरक्षी। ठीक है, किस किस में होता है, लार, आंसू, अमाशय के अम्ल, जनन मार्ग के श्लेष्मा,
और जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो आपको याद रखना है, मां के प्रथम दूध में। इसीलिए तो कहते हैं कि शिशु को मां का दूध अवश्य ही पिलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने आजकल खान पान ऐसे हो गया है कि जो मिल्क है वो मिलता ही नहीं है, समझ गए, कि सिक्रेशन ही नहीं होता उसका, तो बच्चे को पिलाएंगे क्या। और जब बच्चे माँ के स्तन ग्रंथियों से दूध का निर्माण या दूध का स्तरण हो ही नहीं रहा, तो बच्चे को बार वाला तो पिलाना ही पड़ेगा ना। उस टाइम वो ये तो है नहीं कि आपकी तरह 4-5 रोटी खा सके, आप तो कैसे ही ना कैसे करके भूख शांत कर लेते हो, शिशु नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, उसको बाहर का दूध पिलाएंगे और उसमें ये होगा नहीं, तो बच्चा बीमार ज्यादा होगा या नहीं होगा, एंटीबॉडीज है ही नहीं उसके शरीर में। यही कारण होता है शिशु अवस्था में बच्चे में बीमारियों का अधिकतर होना, समझ गए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पे पढ़ते हैं। मां के प्रथम दूध वाले को इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। लो जी, तीसरा बताएं। लो जी, बैठते हैं फिर इस पे। IgM या इसको कहते हैं म्यू प्रतिरक्षी। दो ही बातें याद रखनी है, दो बातें कैसे याद रखनी है, क्या याद रखनी है। तो पहली बात कि 5 प्रतिरक्षी अणु अपने शरीर में होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। उनमें सबसे बड़ा प्रतिरक्षी अणु है ना, तो वो यही है। शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरक्षी अणु कौन सा है? IgM। दूसरी बात, अपने शरीर में कहीं पर भी इंफेक्शन हो गया, कहीं पर भी संक्रमण हो गया, तो उस संक्रमण स्थल पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ये। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, बुजुर्ग आदमी है, तो कहेगा नौजवानों आप पीछे हट जाओ, हम आपका नेतृत्व करेंगे, हम सबसे पहले दुश्मन के पास जाएंगे। इन्फेक्शन हुआ, वहां पर प्रतिजन दुश्मनी है, तो आप अभी बच्चे हो, युवा हो, पहले मैं जाके देखता हूं, फिर किसको काम करना वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा प्रतिरक्षी अणु, तो IgM। संक्रमण स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला प्रतिरक्षी अणु कौन सा है? IgM। दो ही बात है, समझ में बात। देखो सबसे बड़ा प्रतिरक्षी अणु, अगला जो बताऊंगा ना इसके साथ रिलेट करूंगा मित्रों, ध्यान रखना। संक्रमण स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला, अभी अगला बताऊंगा ना, इसको रिलेट करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप IgM का। बढ़े, लो जी बढ़ते हैं फिर अगले में, जिसका नाम है IgD, डी फॉर डेल्टा। सुनिएगा पहले, फिर लिखते हैं इस पे। पहली बात, ये जो प्रतिरक्षी अणु है ना, ये अकेला रहता है, सिंगल है ये, ठीक है। तो इसको कहते हैं एकल प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं? एकल। एकल क्यों है? क्योंकि अकेला रहता है। दूसरी बात, ये सबसे छोटा है। अब छोटा है, बाकी सब बड़े हैं, तो उनकी शादियां होगी, ये अकेला रह गया। तो आपसे पूछ ले सबसे छोटा प्रतिरक्षी अणु ये है। अब मैंने कहा था कि संक्रमण स्थल पर दुश्मन के पास सबसे पहले कौन जाएगा? IgD। बड़ा है तो सबसे पहले वही जाएगा। अब मैंने कहा था आपको कि प्रतिजन तभी नष्ट होगा जब उसके साथ कौन जुड़े? प्रतिरक्षी। और जुड़ने का काम कौन करता है? ये। क्यों? क्योंकि बड़े वाले ने वहां जाकर डिसाइड कर दिया कि बाकी जो है
3 और IgG, IgA और Ig एक और पढ़ेंगे E। ये आप सभी शादीशुदा हो, ये अकेला है, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, कि अकेले रहने का यही फायदा है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो ये किसके साथ जुड़ जाता है? प्रतिजन के साथ। तो 3 बातें इसमें याद रखनी है। एकल प्रतिरक्षी सबसे छोटा और प्रतिजन रिसेप्टर की तरह कार्य करता है, प्रतिजन ग्राही, कि प्रतिजन को ग्रहण करने वाला। ग्रहण कैसे करेगा? उसको जोड़ देगा अपने साथ। क्यों जोड़ेगा? क्योंकि सबसे छोटा है और अकेला भी है। यही तो चाहिए आज के टाइम में, अकेला ही आदमी चाहिए। समझ गए आप? लिख दूं इसको? लिखते हैं फिर। एकल प्रतिरक्षी दूसरा सबसे छोटा प्रतिरक्षी और तीसरा प्रतिजन ग्राही। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। IgG, IgA, IgM और IgD, चारों 2-2, 3-3 बातें हैं, याद रख सकते हो आप। सिंपल है। ठीक है, करते हैं अंतिम, जिसका नाम है IgE। ठीक है, और उसमें भी 2-3 बातें ही है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल सी है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन प्रतिरक्षी। एप्सिलॉन प्रतिरक्षी कौन है? IgE। पहली बात, ये अपनी जो त्वचा और अपने जो फेफड़े है ना, वहां पर पाया जाता है। IgE याद रखना है, त्वचा और फेफड़ों में पाया जाता है। दूसरी बात, अपने शरीर में जो एलर्जी होती है ब्लड में, ठीक है, वातावरणीय कारकों के प्रति अति संवेदनशीलता हो जाता है ना शरीर, ज्यादा सेंसिटिव, उस एलर्जी से रक्षा करना इसी का काम है। IgE मैंने कहा आपको, त्वचा और फेफड़ों पर पाया जाएगा और एलर्जी से रक्षा करता है। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या? त्वचा व फेफड़ों में उपस्थित और दूसरा क्या बताया आपको? एलर्जी से रक्षा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब मित्रों, हमने 5 प्रतिरक्षी IgE, IgG सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता और भक्षक अणु प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। IgA स्त्रावित होने वाले पदार्थों में होगा। IgM सबसे बड़ा और संक्रमण स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला। IgD सबसे छोटा और प्रतिजन के साथ जुड़ने वाला, अकेला रहने वाला। IgE त्वचा और फेफड़े में होगा और एलर्जी से रक्षा करेगा। तो ये था अपना प्रतिरक्षा तंत्र और उसकी कुछ बातें। कचरा नहीं करवाए इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज वो आपको बता दी। अब आपके हिसाब से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो फिर मत पढ़ना। ठीक है, डी ग्रुप, NTPC सब में काम आएगा, चाहे रीट लेवल 2 हो, रीट लेवल 1 हो। ठीक है, सब में काम आएगा। तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, करते हैं शुरू। मानव रोग, मानव डिजीज, ह्यूमन डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की होती है डिजीज में। मित्रों, आपको याद क्या रखना है? पहला, रोगजनक। रोगजनक का मतलब क्या है कि ये किसके कारण हो रहा है, कि रोग का जो कारण होगा उसको मैं क्या कहूंगा? रोगजनक, प्रतिजन होता है जो। दूसरा, फिर इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, संक्रमण, कि मेरे में है तो मेरे से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलेगा। सेकंड चीज ये। तीसरा, कि ये प्रतिजन फैल रहा है तो उसमें कोई जीव काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वाहक जिसको कहते हैं, कि ट्रांसमिटेड हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में,
लेकिन उसमें कोई वाहक काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। चौथा, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, कोई भी रोग उसके लक्षण क्या होंगे, जिससे अपने को पता चले कि ये रोग वो है। लक्षण पता चल गए, फिर उसका उपचार करना पड़ेगा। उपचार या बचाव दूसरा। उपचार तो कर लिया, रोग हो गया, बचाव कैसे करना है कि मेरे ना हो वो। ठीक है। कोरोना में आपको कहते हैं ना 6 गज दूरी, मास्क जरूरी। क्यों? क्योंकि वो उसका बचाव है कि मैं 6 मीटर की डिस्टेंस रखूंगा तो कोरोना मेरे अंदर नहीं आ पाएगा, और मास्क लगाऊंगा तो 99% चांसेस है वो कोरोना होने के खत्म हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये 4-5 बातें हर रोग में अपने को पढ़नी पड़ेगी। वाहक सभी में नहीं होगा, बहुत कम में होगा। और एक कोई भी रोग है उसके अगर कोई स्पेशल जांच या परीक्षण है तो वो अपने को पढ़ना होगा। मेन 4 चीजें तो 4 ही है, रोगजनक, संक्रमण, लक्षण, उपचार। प्रत्येक रोग में ये पढ़ेंगे अपने। समझ में बात? बड़े तो पहले टाइप के रोग कर लेते हैं आज। नाम आता है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग का मतलब क्या है पहले वो समझना है कि वे रोग जिनका रोग जनक कोई कवक हो, मतलब वो किसी कवक के कारण फैले या कवक के कारण मेरे शरीर में हो, तो वो कौन से रोग होंगे? कवक जनित। अब बात आती है कवक। कवक क्या होते हैं? फंगस जिसको कहते हैं कवक। कवक वे जीव जो मृत पदार्थों से भोजन का निर्माण करते हैं। ना तो पादप है ना ये जीव है। ठीक है। क्लासिफिकेशन समय मिला पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। ठीक है। पंच जगत प्रणाली पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनेमिलिया। उसमें तीसरा फंगस या फंजाई जो होता है उसमें आते हैं कवक जो मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मशरूम देखा होगा, खुम्बी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, वो क्या है? एक फंगस है, कवक है। ठीक है। कवक की बात जो अपने अलग सभी से अलग करती है इसको कि मृत पदार्थों से भोजन है वो ग्रहण करेगा। उसके बाद कवक की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल है वो आपको याद रखनी है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड किसकी बनी होती है? कौन? सेल वॉल, कोशिका भित्ति कवक की किससे बनी होगी? काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कवक के बारे में जनरल बात है कि कवक जनित रोग पढ़ रहे हैं तो कवक है क्या, नाम क्या है, ये कौन सी बला है, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले रोग पे पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला रोग कवक जनित 6 रोग पढ़ेंगे। ठीक है। पहला रोग एथलीट फुट। इसको मत देखो, पहले इधर देखो। रोगजनक, संक्रमण, लक्षण और उपचार बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मित्रों जो एथलीट फुट है उसका रोगजनक आपको याद रखना है, माइकोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन। दोनों में नाम एक बार आप कंफ्यूज भी होंगे, बेझिझक कह रहा हूं मैं, ये कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप सभी रोगों को एक साथ मत पढ़ना। एक दिन में एक टाइप के रोगों को पढ़ना, दूसरे दिन दूसरे टाइप के रोगों को पढ़ना, तो आपके कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर होगा। माइक्रोस्पोरम, स्पोरम, और दूसरा मैं बात करूं तो ट्राइकोफाइटोन। ये 2 कवक हैं जिनसे कौन सा रोग फैलता है? एथलीट फुट। संक्रमण, ये जो रोग है वो मिट्टी से फैलता है। किससे फैलता है? मिट्टी से। कैसे? कि ये जो कवक है वो मिट्टी में पाई जाती है। अब वो मिट्टी अपने पैरों के संपर्क में आ गई तो कौन सा रोग होगा? एथलीट फुट। लक्षण क्या होते हैं कि जो अपने पैर होते हैं मतलब पंजे,
उस पर चकते निर्मित हो जाएंगे, धब्बे। और पैरों की जो अंगुलियां होती है ना, उन पे छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं निर्मित हो जाएगी जिन पर खुजली होती है। अब जब खुजली होगी तो उनको उखेड़ देंगे हम, तो जब उखेड़ देंगे तो इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी। समझ में बात? एथलीट फुट लक्षण क्या होंगे? पैरों पर चकते, अंगुलियों के मध्य दानेदार संरचनाएं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करना। या दानेदार मत, दाने याद रख लो। उपचार, उपचार कैसे करूंगा मैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सुना होगा आपने, आयोडीन सुना होगा आपने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना होगा आपने। उनको यदि पैरों पर उनका जो मैं कहूं उन कारकों से अगर पैरों को साफ करें तो इस रोग का उपचार किया जा सकता है। किसका किसका उपयोग करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, दूसरी बात आयोडीन, और तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। आपको इतनी ही बात याद रखनी है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है? बाकी सारी थ्योरी है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। कि आप पहचान कैसे करोगे एथलीट फुट की? पैरों पे चकते और अंगुलियों के मध्य दानेदार संरचनाएं। रोगजनक कौन होगा? माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटो। मिट्टी से फैलेगा, संक्रमित मिट्टी कह सकता हूं मैं, क्योंकि वहीं पे कवक होंगे तो वो मिट्टी क्या होगी? इन्फेक्टेड होगी, ठीक है? संक्रमण होगा उसमें, संक्रमित होगी वो। और ये उपचार तो नहीं पूछता कोई भी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पैरों के बीच में ये, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला रोग एथलीट फुट। समझ में आया? बड़े अगले पे, ठीक है? ऐसे फोटो जिन जिन की मिलेगी उनकी मैं आपको दिखा दूंगा। अब जैसे मैं 25 जो रोग होता है जिसमें हल्के दस्त, उल्टी वगैरह लगने, उनकी तो फोटो दिखा नहीं सकूंगा। जिनकी संभव होगी उनकी दिखा देंगे, ठीक है? समझ में ज्यादा आएगा, मेमोरी में रहेगा कि एथलीट फुट ऐसा था कुछ। बड़े अगले पे रोग का नाम है दाद, ठीक है? दाद कैसे होते हैं? दाद ऐसे होते हैं, ये रहा, ये रहा, है ना? है या नहीं है? अब दाद का जो रोगजनक है, दो कवक याद रखने हैं आपको, ठीक है? पहला एपिडर्मा फाइटोन, कौन सा? एपिडर्मा फाइटोन। दूसरा ट्राइकोफाइटोन। कवक ही है ये दोनों। इनसे क्या होता है? दाद होते हैं। याद रखने रोगजनक कौन है? एपिडर्मा फाइटोन, और दूसरा कौन सा है? ट्राइकोफाइटोन। संक्रमण कैसे होगा? अपने जैसे मनुष्य की बात करता हूं, मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मनुष्य में जो युग्मक होते हैं, जैसे अंडाणु और शुक्राणु, जिनके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, उसी तरीके से कवक में जो युग्मक होते हैं उनको कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं? बीजाणु। तो वो बीजाणु हवा में फैल जाते हैं, जिससे कौन सा रोग होता है? दाद। हवा में फैले बीजाणु द्वारा। अब होगा क्या लक्षण? लक्षण आपको पता ही है कि शरीर के अलग अलग भागों पर चकते या दानेदार चकते निर्मित हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? क्या होगा? एक से अधिक स्थानों पर गोल दानेदार चकते निर्मित हो जाएंगे। एक से अधिक स्थानों पर
अब चकते तो बहुत सारों में होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होंगे, गोल प्लस में दानेदार चकते। और उपचार किसके द्वारा होगा, एक ड्रग्स आती है एजोली, उस एजोली के द्वारा मैं दाद है उसका उपचार कर सकता हूं। समझ में ही बात, कोई समस्या इसमें, इंपॉर्टेंट है ये रोगजनक, एपिडर्माफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। रोग है दाद, दिख गए दाद, दिखेंगे, ठीक है। बड़े अगले पर, लो जी अगला रोग, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टेनिया कुरुसिस। कौन सा रोग है, टेनिया कुरुसिस। देख लो पहले इस डायग्राम को देखो कि त्वचा है उस पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने या मैं कह सकता हूं धब्बे निर्मित हुए हैं, हुए या नहीं हुए, ठीक है। सबसे पहले इसका रोगजनक देखते हैं। रोगजनक, ट्राइकोफाइटोन रुबरुन, बै बकरी है ये, रुबरुन कवक है। संक्रमण कैसे होगा कि एक व्यक्ति जिसके ये रोग है, उस व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं के द्वारा संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं के उपयोग से, या मैं कहूं सामान, ठीक है, यूज से। क्लियर है। लक्षण, शरीर पर लाल रंग के दानेदार चकते निर्मित हो जाते हैं जिन पर खुजली होती है। ये लाल रंग के दानेदार संरचना है या नहीं है, देख लो आप पूरी बॉडी पे, ठीक है। ये देखो है या नहीं है। उपचार, एलिलामिन औषधि है, एलिलामिन औषधि है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इनमें ये लक्षण और उपचार कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है, रोगजनक। क्लियर, आपको पता चली ना। अब ये और ये खुजली और ये अगला पढ़ाएंगे खाज, ये और खुजली एक जैसी है, लेकिन उसमें ध्यान रखना इस तरह से दानेदार संरचना नहीं होगी निर्मित, ठीक है। उसमें चकते होंगे, खुजली होगी जिस पे। बड़े अगले पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर बढ़ते हैं। लो जी अगला, ये देखो, उसमें क्या है कि इसमें खाज जो है ना, उसमें दाने निर्मित नहीं हुए। खाज है उस पे क्या हुए, दाने निर्मित नहीं हुए। दाने निर्मित हुए क्या, नहीं हुए। रोगजनक, स्केरस स्केबीज, कवक है ये, स्केरस स्केबीज। संक्रमण, खास तो आपने देखा कुत्तों में होती है ना, दूषित जल से साथ में संक्रमित व्यक्ति के वस्तुओं से भी हो सकता है कि टॉवल वगैरह अगर यूज करेंगे ना, उसका कपड़े पहने, किसी के खाज हो रखी है, उसके अपने कपड़े पहनेंगे तो अपने को भी हो सकती है। लक्षण क्या होगा कि खुजली तो होगी, खाज है तो खुजली होगी, और जब खुजली होगी तो जो त्वचा है वो पहले लाल होगी और थोड़ी देर बाद सफेद होने लगेगी। खुजली के साथ त्वचा क्या होगी, लाल, और फिर क्या हो जाएगी, सफेद। सर्दियों में तो सभी के होता है ऐसे, त्वचा वो रुखी हो जाती है, फिर वैसलीन वगैरह लगाते हैं, होती है ना, समझ गए ये बात। क्या होगी, त्वचा सफेद हो जाएगी, सफेद कब होगी, लास्ट में। अब दूसरी जल से होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या कहते हैं इसको, लाल दवा। लाल दवा का उपयोग कर
जल को शुद्ध करेंगे और फिर जल को ग्रहण करेंगे। इसको ये कोई नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रोगजनक स्केरस स्केपिज, देख लो खुजली को पहले तो कैसी होती है खुजली, समझ में आया। चौथा रोग, कोई दिक्कत है क्या इसमें? पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पे बढ़ते हैं। 2-3 और रहे हैं। अगला रोग है मित्रों जिसका नाम है गंजापन। ये लो जी गंजापन, फोटो अच्छी है ना देख लो पहले इसको। बात करते हैं गंजेपन की, तो इसमें सबसे पहले आती है बात रोगजनक की। किसकी? रोगजनक की। रोगजनक होता है मित्रों इसका टेनिया कैपिटिस। अब ये बहुत बार पूछा जाता है कि गंजापन है वो किसके कारण होता है, क्योंकि अपनी उम्मीद नहीं कर सकते कवक के कारण भी गंजापन हो सकता है। ऐसा होता है क्या? होता है। और ये कवक पशुओं पे पाया जाता है, और उस पशु के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसमें फैलेगा। पशु या व्यक्ति में भी हो सकता है। और ये पशु और व्यक्ति कौन होंगे जिनमें ये होगा, मतलब संक्रमित। अब होगा क्या, जो बाल सिर है उसकी जो त्वचा है, सर पे भी स्किन है अपने, वो क्या होगी, रूखी होने लगेगी, पपड़ी बनने लगेगी। बाल है उस स्थान पर चमड़ी है वो लाल रंग की होने लगेगी। ठीक है, देख लो इसमें डायग्राम में फोटो जो आपको दे रखी है। क्या होगा कि सिर की त्वचा पर खुजली होना, या फिर मैं कहूं कि त्वचा का शुष्क या पपड़ीदार बढ़ना। ठीक है, बालों का झड़ना तो होगा ही होगा, झड़ जाएंगे ये। त्वचा का शुष्क होना, पपड़ीदार होना, लाल होना, और लाल हो जाएंगे, शुष्क हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएंगे, बाल है वो झड़ जाते हैं। कवक वालों में और कोई चीज नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ रोगजनक पूछेगा जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब उपचार, हेयर ट्रांसफर। अब कवक के अलावा भी जो ये रोग है गंजापन, ये अपने वातावरणीय कारकों से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैं ये कह सकता हूं कवक से भी हो सकता है। जब ये हो जाए तो फिर उजड़ा चमन जिसको कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला रोग है मित्रों लास्ट कवक जनित, जिसका नाम है दमा, अस्थमा। ठीक है, इसका उपचार है इनहेलर का उपयोग। दमा रोगजनक आपको याद रखना है कि इसका रोगजनक एस्परजिलस फ्यूमिगट्स। रोगजनक आपको याद रखना है एस्परजिलस फ्यूमिगट्स। कवक ही है ये, संक्रमण वातावरणीय कारकों से। ठीक है, लक्षण क्या होगा कि अपनी जो श्वास नली है, जिसको मैं कहूं श्वसन मार्ग, उसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। उन चिकनी पेशियों में वहां पर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, उनमें उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी ना, तो ये क्या होगी, अंदर से मोटी होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब जब मोटी होती जाएगी तो वायु कम पहुंचेगी, और जब वायु कम पहुंचेगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, अस्थमा। कौन सा रोग हो जाएगा, अस्थमा। समझ में ही बात। लक्षण क्या है, श्वसन मार्ग की चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल से होती है चिकनी पेशियां, श्लेष्मा झिल्लियों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी
तो श्वसनीय वो भीतर से क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। जब मोटी हो जाएगी तो वायु पहुंचने में थोड़ी सी क्या दिक्कत होगी। अस्थमा इनहेलर का यूज करना है, लेकिन चिकित्सक की देख रेख में, ऐसे नहीं मन बनाया और इनहेलर ले लिया, नहीं जी। समझ में आया ये रोग। तो आपको बताया मैंने पहला रोग एथलीट फुट, ठीक है, इसमें कोई समस्या। रोगजनक याद रख लेना, माइकोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोम, ठीक है। दूसरा बताया आपको दाद, एपिडर्माफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन। तीसरा बताया टीनिया कुरेसिस, ट्राइकोफाइटोन रुब्रुन। चौथा बताया मैंने आपको खाज, स्केरस, स्केबिज। पांचवा मैंने बताया आपको गंजापन, टेनिया कैपिटिस। छठा बताया और अंतिम बताया मैंने दमा, एस्परजिलस फ्यूमिगट्स। 6 रोग याद रख लेना। समझ में बात। ट्रिक बताएं इसकी, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर इसका ट्रिक बताते हैं, ठीक है। लो जी, कवक जनित रोग और उसका ट्रिक। इसको साफ कर देता हूं, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लो जी, ट्रिक बताते हैं मित्रों। गंगू एथिलिटी फ्रूट नहीं खिलाएंगे इसको। दाल खाए दम दमादम, दम दमादम, या दाल खाए दम दमा, ठीक है, एक ही बात। गंगू एथिलिटी दाल खाए दमदमा। दमदमा दाल आती होगी कोई, गंगू एथिलिटी है कोई, वो खा रहा है। अब देखो, गंगू, गंगू का मतलब गंजाबन। दूसरा एथी, इसका मतलब क्या है, एथिलीट। जो ये वाला एथिलीट फूड कर दो, ठीक है। टी, एथिलिटी है, टी से टीनिया क्रूसिस। ठीक है, आगे क्या है, दाल, दाल का मतलब दाद। खाए, खाए से याद रखना खाज। दमदमा मतलब दमा। ये लो जी, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और आपके पहले टाइप के रोग कवक था वो कंप्लीट होता है। कल कर्मी यानी कि हेलमंथीज और प्रोटोजोआ वाला करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में हम। तो समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो 6 रोग मैंने कहा, इस 6 में आपको ज्यादा बातें नहीं पूछेगा, आप रोगजनक याद रख लेना कि और कौन कौन से रोग है ये याद रख लेना। तो आपको प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, पीछे वाले जो है क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।